पांचवा है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला है, दो भाग हैं, बिंदु 1, 0, ऋण 2 से जाता हो समतल और I धन J ऋण K समतल पर अभिलंब हो। दूसरा है बिंदु 1, 4, 6 से जाने वाला हो वो समतल और I ऋण 2 J धन K समतल पर अभिलंब हो। तो हम लोगों ने देखा है कि बिंदु A, संक्षेप में लिखते हैं बिंदु A, नहीं तो पूरा वाक्य है कि ऐसे बिंदु से जाने वाले जिसका स्थिर सदिश A हो। बिंदु A बराबर, इसका कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग मान लें, जैसे ये मान ले x1i प्लस y1j प्लस z1k से जाने वाले तथा सदिश n ai प्लस bj प्लस ck पर अनुलंब समतल का समीकरण। दो तरह के समीकरण होते हैं, आपको पता ही है, चाहे रेखा हो चाहे समतल हो। एक तो होता है सदिश समीकरण और दूसरा होता है कार्तीय समीकरण। तो पहले जैसे ये सदिश समीकरण लिखे तो इसका समतल का सदिश समीकरण होता है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, या पक्षांतरित रूप में लिखते हैं इसका, इसमें डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, वितरण नियम का पालन करा देते हैं। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0, ये इसका सदिश समीकरण है। और जब सदिश समीकरण बन जाता है तो इसमें हम लोग केवल इस r के स्थान पर xi प्लस yj प्लस zk और a के स्थान पर x1i प्लस y1j प्लस z1k और n के स्थान पर ai प्लस bj प्लस ck रख देते हैं तो समतल का कार्तीय समीकरण आ जाता है। तो यहाँ जो निकालना है वो है ये A वाले भाग में बिंदु 1, 0, ऋण 2 से जाने वाले तथा I प्लस J माइनस K पर लंब समतल का सदिश समीकरण। ये हो गया r माइनस a के स्थान पर, देखिए ये इस बिंदु से जाने वाला है, यहाँ ये बिंदु i j k के रूप में इनको लिख लेंगे तो हो जाएगा 1i 0j माइनस 2k r माइनस a डॉट n हो गया, यहाँ ये है i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। यही इसका सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए इस r के स्थान पर, या इसको और सरल रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0j है तो 0j का अर्थ हो गया j वाला भाग शून्य हो जाएगा, i माइनस 2k डॉट i प्लस j माइनस k। तो कार्तीय समीकरण के लिए r के स्थान पर r क्या होता है, एक अपने तरफ से चूज किया गया पॉइंट रहता है P, उसी का निर्देशांक है, ये स्थित सदिश है। तो ये कार्तीय समीकरण के लिए इस r के स्थान पर लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk माइनस i माइनस 2k डॉट
आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। तो ये पहले घटा दें सजातीय वालों को, तो हो जाएगा x माइनस 1i y माइनस 0, इसमें j वाला भाग 0, j प्लस z, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2k डॉट i प्लस j माइनस के इक्वल टू 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, i के गुणांक का i के गुणांक से, j के गुणांक का j के गुणांक से। यहाँ है y, यहाँ है 1, ये है z प्लस 2 और वहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई, y का 1 में मल्टीप्लाई, इसमें माइनस 1 से। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होगा, उस तरफ कर देंगे माइनस 3 को तो प्लस 3 होगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये हो गया इसका सदिश और कार्तीय समीकरण। इसी प्रकार हम लोग दूसरे भाग को भी निकाल लेंगे। सदिश समीकरण निकालना हो चाहे कार्तीय समीकरण निकालना हो, ये सूत्र है इनके। अगला सवाल है 6वां, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। समतल का समीकरण विभिन्न रूपों में पढ़े हैं। एक रूप यह भी है, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए इसमें ये नहीं लिखा है कि कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है कि सदिश समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग सदिश समीकरण निकाल लें। यद्यपि सदिश समीकरण की सहायता से कार्तीय समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये फार्मूला है इसका कि 3 असनरेख बिंदुओं, 3 असनरेख बिंदुओं ए x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, b x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, तथा c x3 i प्लस y3 j प्लस z3 के से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। ये लिखा जाता है r माइनस ए वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट b माइनस ए डॉट c माइनस ए। r माइनस ए डॉट b माइनस ए, यहाँ क्रॉस, c माइनस ए इक्वल टू 0। ये इस समतल का सदिश समीकरण है। और इसमें यदि हम लोग मान लिख देंगे, r के जगह पर x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, a के स्थान पर ये, वेक्टर b के स्थान पर वेक्टर c के, तो वो आ जाएगा कार्तीय समीकरण। लेकिन अगर ये बिंदु असनरेख है तो एक ही समतल जाएगा उससे, लेकिन यदि बिंदु सनरेख हो गए तो अनंत समतल जाएंगे। जैसे ये 3 बिंदु एक ही रेखा में हो गए तो इनसे जाने वाले बहुत सारे समतल होंगे, बहुत से समतल जाए। इधर भी बन सकता है। ये जैसे हम कहें यहाँ कि 3 सनरेख बिंदु हो जाएं
तो इनसे जाने वाले बहुत से समतल होंगे। एक समतल ये हो जाएगा, एक समतल ये हो जाएगा, बहुत सारे समतल हो जाएंगे, पीछे भी ले जा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि कहीं ये दोनों बिंदु, अरे ये तीनों बिंदु संरेख तो नहीं। यदि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उनसे जाने वाले अनंत समतल होंगे, तब हम लोग किस समतल को ज्ञात कर रहे हैं ये उस प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करता है। और यदि कोई और शर्त नहीं दी गई है तो इसका अर्थ हो गया कि अनंत होंगे। अब उन अनंत समतलों को हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए लिख देते हैं खाली कि इन तीन संरेख बिंदु होने के कारण इनसे जाने वाले अनंत समतल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चेक करते हैं कि जिन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, कहीं वह संरेख तो नहीं। अगर असंरेख है तो ज्ञात करेंगे समतल का समीकरण, क्योंकि तब उस स्थिति में एक ही समतल गुजरेगा तीन असंरेख बिंदु। और यदि संरेख हो गए तो केवल लिख देंगे कि इनसे अनंत समतल गुजरते हैं और इसलिए ज्ञात नहीं करेंगे, या खाली लिख देंगे इनसे जाने वाले अनंत समतल। अब ये कैसे देखें कि जिन तीन बिंदुओं को ये दिया है वो एक ही रेखा में तो नहीं, संरेख तो नहीं हो गए। तो उसके लिए जैसे यहाँ के जो तीनों बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, ए का निर्देशांक ये है 1, 1, ऋण 1, बी 6, 4, ऋण 5, सी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे -4, -2, 3। ये तीन बिंदु हो गए। अब इन तीनों बिंदुओं को देखना है कि संरेख है कि नहीं। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला एक सदिश ज्ञात कर ले AB और एक दूसरा सदिश ज्ञात कर ले BC। यदि AB और BC एक दूसरे के समांतर हो गए तो B बिंदु इनमें कॉमन होने के कारण कहेंगे कि ये एक ही रेखा में। तो यहाँ अगर हम लोग वेक्टर AB ज्ञात करेंगे तो वेक्टर AB बिंदु B का स्थित सदिश ऋण A का स्थित सदिश, तो B का स्थित सदिश होगा 6i + 4j - 5k, और ऋण इस A का स्थित सदिश तो -i + j - k, और ये आ जाएगा 6i में से i घटेगा तो 5i, 4j में से j घट जाएगा 3j, -5k और +k, ये हो गया 6k। ऐसे BC ज्ञात करें। BC ये C का स्थित सदिश -B का स्थित सदिश, तो -4i -2j + 3k -6i + 4j -5k, तो -4i -6i, ये हो गया -10i। इसी तरह से -2j -4j, ये हो गया -6j। और इसी तरह से ये +3k और +5k, ये हो गया 8। अब हम देखेंगे कि AB BC समांतर तो नहीं, तो इनके जो दिक् अनुपात है, जैसे AB के दिक् अनुपात है 5, 3, 6 और BC के दिक् अनुपात है ऋण 10, ऋण 6, 8। अगर ये दिक् अनुपात समानुपाती हो गए तो ये दोनों समांतर हो जाए। AB BC समांतर हो, B उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका मतलब ABC एक ही रेखा पर हो गए। तो अब जैसे इनमें अनुपात देखेंगे हम, तो 5/10 और 3/6, 6/8, ये -5k और ये हो जाएगा +k।
तो -5 और प्लस ये होगा -4, तो ये आएगा -4/8। तो अब इनमें अनुपात आप देखें तो -1/2 -1/2 -1/2 ये बराबर हैं। AB और BC समांतर हो गए, इसलिए बिंदु ABC वही बिंदु जो दिए गए थे जिनको हम लोगों ने ABC मान लिया, संरेखीय हैं। अगर ये संरेखीय हैं, इनसे अनंत समतल जाते हैं, इनसे अनंत समतल गुजरते हैं। दूसरा तरीका भी है, अगर इनके गुणांकों से बनने वाले सारणी का मान निकाल लें, 1 1 ऋण 1 6 4 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 2 3 और इस सारणी का मान 0 आ जाए तो भी ये तीनों बिंदु संरेख हों। तो ये यदि संरेख हो जाते हैं तो केवल लिख देना है कि इनसे अनंत समतल गुजरते हैं। ऐसे दूसरा भाग, पहले तो यही निकालेंगे, अगर ये इस तरह से संरेख नहीं हुए, असंरेख हुए, तब हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे समतल का। उसके लिए एक बार b माइनस a निकालेंगे, एक बार c माइनस a निकालेंगे, b माइनस a और c माइनस a का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट की सहायता। ये जो आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसका r माइनस a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वही समतल का समीकरण हो जाएगा। और ये जो समतल का समीकरण आएगा वो सदिश समीकरण होगा। तो इस तरह से इसको b वाले भाग को आप कर लीजिएगा। पहले यही देखना है कि संरेख है कि नहीं है, तो इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। सातवां है, समतल 2x धन y ऋण z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। फिर ये समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होगा x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। यदि कोई समतल x अक्ष पर स्मॉल a, y अक्ष पर स्मॉल b और z अक्ष पर स्मॉल c का अंतःखंड काटता है तो उस समतल का यही समीकरण होता है। तो इसमें जो हमें समतल का समीकरण दिया गया है वो है 2x धन y ऋण z बराबर 5। अब काटे गए अंतःखंडों को पूछ रहा है, तो यदि इस समीकरण को इस रूप में लिख दे तो जो a b c के स्थान पर होगा वही अक्षों पर कटे अंतःखंड हो जाएगा। तो इसको उस रूप में लिखने के लिए, अंतःखंड रूप में लिखने के लिए राइट साइड में मन चाहिए, इसलिए सभी पदों में 5 से भाग दे, 5 से भाग दे। अब इसको भी इस तरह लिखा जाएगा, x/5/2 y/5 प्लस z/-5 = 1। तो ये उस रूप का हो गया। देखिए ये हो गया a के स्थान पर 5/2, b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर -5, इसलिए कटे हुए अंतःखंड हो गए। एक अंतःखंड हो गया x अक्ष पर 5/2, एक हो गया 5 और एक हो गया -, ये 3 अंतःखंड। आठवां है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है। तो देखिए अगर इसको 2 डायमेंशनल वाले से कंपेरिजन करें, जैसे ये x अक्ष का जो समीकरण लिखते हैं हम लोग, इस x अक्ष का समीकरण होता है y = 0। लेकिन यदि कोई रेखा इस x अक्ष के समांतर है और इसकी मूल बिंदु से दूरी है k, तब हम इस x अक्ष के समांतर इस रेखा का समीकरण लिखते हैं y = k।
ठीक वैसे ही जैसे 2 डायमेंशन में हम लोग इन अक्षों का समीकरण लिखते हैं, वैसे 3 डायमेंशन में हम लोग तलों का समीकरण लिखते हैं। तल का, तल में अब जैसे इसमें दिया है ZOX तल ZOX का समीकरण, तो जो ये तल होगा, इस तल का समीकरण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये है, ये मान लीजिए कि ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो ZOX ये अब इसी के समांतर कोई तल है, यही है ZOX, ऐसे है। तो ये जो ZOX तल कोई होगा जो इसके समांतर होगा ZOX के, उसकी स्थिति इस तरह से होगी। अगर वो यहीं से ऐसे जा रहा है मूल बिंदु से, तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। लेकिन यदि ये कहीं से इसको काटते हुए जा रहा है y अक्ष को, ये है y अक्ष, तो y बराबर k लिखा जाएगा, जबकि मूल बिंदु से उस y अक्ष की दूरी होती है k। तो ZOX का समीकरण ये लिखते हैं y बराबर 0, और ZOX तल के समांतर इस ZOX तल के समांतर हो और मूल बिंदु से k की दूरी पर स्थित तल का समीकरण ये लिखा जाएगा y बराबर k। तो यहाँ जो है उस तल का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो ZOX के समांतर है और y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटता है। y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटने का मतलब ये है कि उस तल की मूल बिंदु से दूरी 3 इकाई है। तो प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है तल, उस तल का समीकरण हो गया y बराबर 3। ये ZOX तल के समांतर और मूल बिंदु से 3 की दूरी पर है। ऐसे अगर XOY कर दे या YOX कर दे, तो Z बराबर 0 या Z बराबर K करके आएगा। अगर ठीक मूल बिंदु से जाता है तो Z बराबर 0 और उससे कुछ दूरी पर K की दूरी जाता है तो Z। तो इस तरह से हम लोग तलों का समीकरण लिखते हैं। 11 में आपने पढ़ा भी है कि कैसे तल का समीकरण लिखते हैं, कैसे अक्ष का समीकरण लिखते हैं। यहाँ हो गया तल का समीकरण y बराबर 3। 9वां है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन तथा इस बिंदु से होकर जाता है। तो अगर केवल इतना ही दिया हो कि कोई तल दो तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाता है, जैसे एक तल ये हो गया और एक दूसरा तल ये हो गया, इनके प्रतिच्छेदन रेखा है ये, तो इनसे जाने वाले बहुत सारे समतल हैं। लेकिन इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से भी जाए और एक और पॉइंट दे दिया कि इसी बिंदु से जाए, तो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से और एक विशेष बिंदु से जाने वाला केवल एक ही समतल होगा। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे लिखते हैं। तो समतलों r.n1 बराबर d1 तथा r.n2 बराबर d2 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण।
ये लिखते हैं हम लोग आर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। और यदि इसको हमें कार्तीय फॉर्म में लिखना हो तो कार्तीय फॉर्म के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण तब ये लिखा जाता है। पहले वाले समतल को इसी तरह से लिख देते हैं हम लोग, फिर दूसरे वाले समतल में किसी एक अचर जैसे कि लेमडा से गुणा करके लिख देते हैं b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हो गया दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब यहाँ जो हमें समतल दिए गए हैं वो समतल इसी तरह से कार्तीय रूप में है ही, तो ये कार्तीय रूप वाला फॉर्म हम लोग लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ जो आएगा दिए गए समतलों जो दो समतल दिए गए हैं उन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण हम लिख दे रहे हैं अभीष्ट समतल का समीकरण। अभीष्ट समतल का समीकरण ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2z ऋण 4 प्लस दूसरे वाले समतल में एक कांस्टेंट का गुणा x प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें लेमडा का गुणा कर दें और इन्हें इकट्ठा कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 3x और यहाँ से हो जाएगा लेमडा x 3 प्लस लेमडा, यहाँ से हो गया -1 प्लस लेमडा y, यहाँ से हो गया +2 प्लस लेमडा, ये हो गया z, यहाँ से हो गया -4 -2 लेमडा इक्वल टू 0। अब ये जो समतल है यह समतल एक बिंदु दिया गया है उससे गुजरता है, चाहे कहें कि यह समतल इस बिंदु से गुजरता है, चाहे कहें कि यह बिंदु इस समतल पर स्थित है। तो जैसे कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो तो बिंदु से रेखा का समीकरण संतुष्ट होता है, या कोई बिंदु किसी तल पर स्थित हो तो बिंदु से उस तल का समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना, यह समतल बिंदु 2,2,1 से जाता है, इसलिए संतुष्ट करा देंगे। इससे संतुष्ट कराएंगे, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 1 कर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू 2 -1 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस लेमडा इंटू 1 और ये दोनों उस तरफ कर देता है 4 प्लस 2 लेमडा। तो ये हो गया 6-2 लेमडा, यहाँ से हो गया -2 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा।
तो ये आ जाएगा 2 लेम्डा हो गया 4 लेम्डा, और ये हो गया 5 लेम्डा। 2 लेम्डा इधर आके घट जाए तो हो गया 3 लेम्डा। और इस तरह से ये हो गया, चाहे ये +2 -2 काट दे तो 6 इधर है और 4 उधर से आ जाए तो 2 हो जाएगा। इसलिए लेम्डा बराबर हो गया -2/3। तो इसी में लेम्डा के स्थान पर -2/3 कर दें इसी में, तो समतल का समीकरण आ जाएगा। अतः समतल का समीकरण ये हो गया 3x - y + 2z ऋण 4, और इस लेम्डा के स्थान पर -2/3, x + y + z - 2 = 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सब में इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6z - 12, और यहाँ बचेगा -2, उससे मल्टीप्लाई कर दें +4 = 0। तो 9x - 2x ये हो गया 7x, ऋण 3y ऋण 2y ये हो गया ऋण 5y। 6z में से 2z घट जाएगा 4z, -12 + 4 ये हो गया -8 बराबर 0। या पक्षांतर करके लिख सकते हैं 7x ऋण 5y धन 4z बराबर 8। यही समतल का समीकरण है। प्रश्न नंबर 10 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r.2i + 2j - 3 के बराबर 7, r.2i + 5j + 3 के बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2,1,3 से होकर जाता है। तो है ये फिर उसी तरह से, यही है कि दिए गए समतलों का जो समीकरण है वो यहाँ सदिश रूप में, तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण 10वां है, r.2i + 2j - 3 के = 7, या ऐसे लिख सकते -7 बराबर 0, और या उसी रूप में रहने दीजिए बराबर 7। r.2i + 5j + 3 के बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब ये इस रूप में है कि r.n1 बराबर d1 और r.n2 बराबर d2, ये दो समतल हो तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये लिखते हैं r.n1 + λn2 = d1 + λ/d2। तो उस आधार पर इस समतल का समीकरण हो जाएगा r.n1 के स्थान पर ये है, ये d1 है, ये n2 है, ये d2 है। तो r.n1 2i + 2j - 3 के n1 + λ/n2 2i + 5j + 3 के r.n1 + λn2 = d1, ये हो गया 7 + λ/d2 9। तो ये हो गया r. ये 2i, पहले लैम्डा का इन सब में गुणा कर लेंगे, फिर सजातीय पदों को जोड़ेंगे तो होगा 2 + 2 लैम्डा, ये i का पद है। यहाँ हो गया 2 + 5 लैम्डा, ये j का पद हो गया। यहाँ से हो गया -3 + 3 लैम्डा, ये k का पद हो गया। इधर हो गया 7 - 9 लैम्डा।
अब देखिए यह समतल फिर दिया गया है, एक बिंदु से जाता है, यह समतल बिंदु 2,1,3 2,1,3 से जाता है। तो अब इस बिंदु से इस समतल का समीकरण संतुष्ट होना, संतुष्ट कराने के लिए इस r वाले सदिश के स्थान पर 2i + j + 3k रखें। क्योंकि यह समतल इस बिंदु से जाता है, इसलिए इस r के स्थान पर हो गया 2i + 1j + 3k डॉट 2 + 2 λi 2 + 5 λj -3 + 3 λk = 7 + 9 λ। तो अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक ये है और दूसरा ये। डॉट प्रोडक्ट में i के गुणांक का i के गुणांक से, तो 2 × 2 + 2 λ 1 × 2 + 5 λ 3 × यहाँ हो गया -3 + 3 λ = इधर हो गया 7 धन 9 λ। तो ये लिखेंगे 4 धन 4 λ 2 धन 5 λ -9 + 9 λ 7 धन 9 λ। ये +9 λ और +9 λ राइट और लेफ्ट में कट जाएगा। अब ये हो गया 5 λ और 4 λ मिलके हो गया 9 λ। और ये हो गया 4 और 2 6, 6 में से 9 घटा दे तो -3, ये उस तरफ कर दे 7 के साथ तो जाके हो जाएगा 10। लैम्डा बराबर हो गया 10/9। लैम्डा के स्थान पर इसी में हम लोग 10/9 कर दें तो समतल का समीकरण आ जाएगा। इसी को चाहे 1 माने रहेंगे और लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो ये आ जाएगा r डॉट 2i + 2j -3k प्लस लैम्डा के स्थान पर 10/9 2i + 5j + 3k 7 धन 9 × लैम्डा के स्थान पर 10/9। सरल कर दे इसे, ये हो गया r डॉट ये 2i और 10/9, चाहे पहले 9 से गुणा कर दे, 9 से गुणा कर देते, तो 9 से इस तरफ जब गुणा होगा तो इसमें 9 से गुणा हो जाएगा, इसमें भी 9 से गुणा, ब्रैकेट के भीतर कर। तो ये चाहे फिर इसमें क्या करें हम लोग, 9/9 कॉमन ले लें, जैसे भी कर सके आप। तो 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 18i 18j 27k, इसमें 9 से गुणा होगा तो 9 कट जाएगा, लेकिन 10 का इसमें गुणा होगा, ये हो गया 50j 30k, और इधर हो गया, जुड़ेंगे पहले तो 10 7 17 और 9 का गुणा उधर भी होना, तो 17 9 153, या ये हो गया r डॉट 18i और 20i, ये हो गया 38i 18j 50j, ये हो गया 68j ऋण 27 + 30, ये हो गया 3k = 153। यही उस प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए शेष सवालों को अगले वीडियो में